हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेडजॉग सिग्नलिंग इन ड्रोसोफिला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडजॉग सिग्नलिंग की। पहला हम केस देखेंगे हेडजॉग सिग्नलिंग में, जब हेडजॉग प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स दैट कि हेडजॉग क्या है, एब्सेंट है, नो हेडजॉग। ठीक है, तो देखिए ये PTC है, पैच्ड रिसेप्टर। क्या है? पैच्ड रिसेप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये कितने मेम्ब्रेन स्पेनिंग है? ये 12 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है। मींस 12 टाइम्स इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, 12 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स। ओके, एक और रिसेप्टर है स्मूदन्ड। ये जो रिसेप्टर है ये इंटरनल वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। ये जो रिसेप्टर है स्मूदन्ड, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स। ठीक है, हमने कहा दो रिसेप्टर हैं, एक पैच्ड रिसेप्टर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, 12 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स है, और एक इंटरनल वेसिकल में एक रिसेप्टर होता है स्मूदन्ड जो कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ध्यान से समझिए। जब हेडजॉग नहीं है, जब हेडजॉग प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स दैट हेडजॉग एब्सेंट है, तो क्या होता है, पैच्ड रिसेप्टर जो इंटरनल वेसिकल का स्मूदन्ड रिसेप्टर होता है, इंटरनल वेसिकल में स्मूदन्ड रिसेप्टर होता है, उसे इनहिबिट करके रखता है। ये दिख रहा है आपको इनहिबिटर का साइन। तो पैच्ड रिसेप्टर ने स्मूदन्ड रिसेप्टर इंटरनल वेसिकल को इनहिबिट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो स्मूदन्ड होता है उसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। आई होप आपको ये पार्ट तो क्लियर हुआ होगा। क्या होता है कि हेडजॉग में जब हेडजॉग प्रेजेंट नहीं होता है, हेडजॉग पाथवे में जब हेडजॉग प्रेजेंट नहीं है, तो पैच्ड रिसेप्टर इंटरनल वेसिकल को इनहिबिट किए हुए है, जिसकी वजह से स्मूदन्ड जो रिसेप्टर होता है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, देन एक लार्ज साइटोसोलिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है इस पाथवे में, जो कि कुछ सेवरल प्रोटीन्स को इंक्लूड करता है। मैंने क्या कहा, एक लार्ज साइटोसोलिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स आएंगी, तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए, कुछ फर्स्ट प्रोटीन है फ्यूज्ड प्रोटीन, आपको नाम दिख रहा होगा फ्यूज्ड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है FU, ये आपको दिख रही है, ये फ्यूज्ड। ये जो फ्यूज्ड प्रोटीन है ये एक सेरीन थेरोनिन काइनेज प्रोटीन है। क्या है? सेरीन थेरोनिन काइनेज। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो हमारी है PKA। आई होप अब आपको PKA क्लियर होगा। PKA क्या होता है? प्रोटीन काइनेज A। अनदर एक प्रोटीन होती है हमारी, वो होती है GSK3, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3। नेक्स्ट अनदर एक प्रोटीन है CK1। देखिए GSK3, CK1 ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस की थी विंट बीटा कैटेनिन पाथवे के बारे में, तब वहाँ हमने GSK3 और CK1 को डिस्कस किया था। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो GSK3, CK1 क्या है? कैजिन काइनेज 1। देन नेक्स्ट प्रोटीन इंक्लूड होती है कॉस्टल 2, जिसे आप COS2 भी बोलते हैं। कॉस्टल 2 क्या बोलते हैं इसे? COS2। ये आपको COS2 प्रोटीन दिख रही है, ये वही है कॉस्टल 2। बेसिकली ये क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड काइनेसिन लाइक प्रोटीन होती है। क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड काइनेसिन लाइक प्रोटीन। ठीक है, एक अनदर प्रोटीन होती है CI, क्यूबिटस इंटरप्टस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है CI। ये क्या है? एक जिंक फिंगर कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। क्या है ये? जिंक फिंगर कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है
कि मैंने कहा लार्ज साइटोसोलिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कुछ प्रोटीन्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि फ्यूज्ड, पीके, GSK3, CK1, कोस्टल 2 एंड क्यूबिटस इंटरप्टस। ठीक है, CI। अब सुनिएगा होता क्या है, फॉस्फोराइलेशन होता है CI प्रोटीन का, ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फोराइलेशन होता है क्यूबिटस इंटरप्टस का। इस प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है, एटलीस्ट इस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करने के लिए एटलीस्ट 3 काइनेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटलीस्ट 3 काइनेज रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करने के लिए। जैसे ही इस प्रोटीन का मीन्स क्यूबिटस इंटरप्टस का फॉस्फोराइलेशन होता है तो क्या होता है, ये जो क्यूबिटस इंटरप्टस होता है ये किससे बाइंड कर जाता है, यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग शो करता है। किससे बाइंडिंग शो करता है, यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स से। मैंने क्या कहा कि CI जो एक प्रोटीन है क्यूबिटस इंटरप्टस, ये एक जिंक फिंगर कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। इसके फॉस्फोराइलेशन के लिए एटलीस्ट 3 काइनेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ये क्यूबिटस इंटरप्टस बाइंडिंग करता है यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स से, यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग करता है। जैसे ही इसकी क्यूबिटस इंटरप्टस की बाइंडिंग होती है तो यूबिक्विटिन हो जाता है यूबिक्विटस इंटरप्टस का, और वो टारगेट हो जाती है प्रोटियोजोम में। क्या होता है, यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा CI प्रोटीन का क्यूबिटस इंटरप्टस का। जैसे ही उसका यूबिक्विटिनेशन होगा वो टारगेट हो जाएगी प्रोटियोजोम में। तो क्या होता है कि जो यूबिक्विटस इंटरप्टस होती है उसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। तो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से इसका एन टर्मिनल CI75 रिमेनिंग रह जाता है। क्या है ये, एन टर्मिनल CI75 रिमेनिंग रह जाता है। बाकी जो प्रोटीन होती है CI की वो प्रोटियोजोम में डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो CI75 होता है ये क्या होता है, ये ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के रीजन में जाता है और ट्रांसलोकेट हो जाता है वहां पर, और वहां जाके जो हेड्सऑफ जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे रिप्रेस कर देता है। क्या कर देता है, न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन के जीन को ऑफ कर देता है, टारगेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कर देता है CI75। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम एक बार और देखते हैं। देखिए, जब हेड्सऑफ नहीं है तो पेस्ट रिसेप्टर क्या करता है, इंटरनल वेसिकल को इनहिबिट करके रखता है। इंटरनल वेसिकल में स्मूदन रिसेप्टर होता है जो कि डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि लार्ज साइटोसोलिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कुछ प्रोटीन्स को इंक्लूड करता है, लाइक फ्यूज्ड प्रोटीन जो कि एक सेरीन थेरोनिन काइनेज है, PKA प्रोटीन काइनेज A, GSK3 बीटा ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, CK1 कैजिन काइनेज 1, कोस्टल 2 का फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड काइनेसिन लाइक प्रोटीन, एंड यूबिटस इंटरप्टस CI जिंक फिंगर कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये। अब ध्यान से समझिए, CI प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होने के लिए एटलीस्ट 3 काइनेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब CI प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ये बाइंडिंग करती है यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, देन यूबिक्विटिनेशन होता है CI का, क्यूबिटस इंटरप्टस का यूबिक्विटिनेशन हो जाता है और वो टारगेट हो जाती है प्रोटियोजोम में। देन उसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है जो कि रिमेनिंग पार्ट रह जाता है एन टर्मिनल का CI75। अब CI75 क्या करता है, न्यूक्लियस में जाता है और रिप्रेस कर देता है टारगेट जीन्स को, उसका ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, ऑफ कर देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हेड्सऑफ प्रेजेंट है तब क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब हेड्सऑफ प्रेजेंट है तो क्या होगा। जब हेड्सऑफ प्रेजेंट है तो वो बाइंड करेगा पेस्ट रिसेप्टर पर। तो जब वो पेस्ट रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो पेस्ट रिसेप्टर इनहिबिट नहीं कर पाता इंटरनल वेसिकल को। ठीक है, जब वो वेसिकल को इनहिबिट, जो वेसिकल है उसे इनहिबिट नहीं कर पाता, जब वेसिकल इनहिबिट नहीं होगा तो जो स्मूदन रिसेप्टर है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ जाता है। देखिए लिख रहा है स्मूदन मूव्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो स्मूदन कहाँ मूव कर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अब स्मूदन क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मूव कर गया, और पेस्ट रिसेप्टर का क्या हो जाता है, उसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है और डिग्रेडेशन हो जाता है। जबकि जब हेड्सऑफ प्रेजेंट नहीं था तब डिग्रेडेशन किसका हो रहा था, स्मूदन का, लेकिन जब हेड्सऑफ प्रेजेंट है तो किसका डिग्रेडेशन हो रहा है, पेस्ट का। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है,
अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, सी टर्मिनल, जो आपका ये स्मूदेंट का सी टर्मिनल है, उस पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। उसके फॉस्फोराइलेशन होते ही काइनेजेस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉस्फोराइलेशन के, CK1 और PKA। CK1 और PKA सी टर्मिनल, स्मूदेंट के सी टर्मिनल पर फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ओपन कन्फर्मेशन अडॉप्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जैसे ही ओपन कन्फर्मेशन सी टर्मिनल की, आप देख रहे हैं कन्फर्मेशन में चेंज हुआ, जैसे ही ओपन कन्फर्मेशन हुआ उसके बाद क्या होता है, FU और COS2 फ्यूज्ड प्रोटीन और कोस्टल 2 प्रोटीन क्या करते हैं, उन पर फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, उन पर फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो COS2 जो है वो एसोसिएटेड रहता है इस सी टर्मिनल की टेल से, और बाकी के जो FU, COS2 और CI का जो कॉम्प्लेक्स था वो डिसोसिएटेड हो जाता है। जब वो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटेड होगा तो CI प्रोटीन को कोई भी फॉस्फोराइलेट करने वाला नहीं है। अब जब CI प्रोटीन फॉस्फोराइलेट नहीं होगी तो उसका क्लीवेज नहीं हो पाएगा। जब क्लीवेज नहीं होगा तो CI प्रोटीन एज इट इज रहेगी। जब CI प्रोटीन एज इट इज रही तो वो न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होगी। फुल लेंथ की CI है, अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स से डिग्रेडेशन नहीं होगा। जब वो पूरी के पूरी CI एज इट इज रही तो वो ट्रांसलोकेट होगी न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जब वो जाएगी तो वो CBP के साथ, मीन्स देखिए, जब वो न्यूक्लियस में जाएगी तो CI75 जो कि रिप्रेसर थी उसे तो हटा देगी, उसे तो हटा के और किसको ला देगी, CBP को ला देगी, और उसके साथ बाइंडिंग करके ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी जीन्स का, टारगेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एक बार और मैं बताती हूँ, हेड्सऑक जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है कि पेस्ट रिसेप्टर से हेड्सऑक बाइंड करता है। जब पेस्ट रिसेप्टर से हेड्सऑक बाइंड करेगा तो इंटरनल वेसिकल को इनिबिट नहीं कर पाता। तो इंटरनल वेसिकल को जब वो इनिबिट नहीं कर पाता तो स्मूदेंट क्या होता है, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ जाता है, लेकिन जो पेस्ट होता है उसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है और डिग्रेड कर जाता है। अब स्मूदेंट की तरफ चलिए। स्मूदेंट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ चुका है तो उसके सी टर्मिनल पर फॉस्फोराइलेशन होता है, और कुछ काइनेजेस होते हैं जो उसे फॉस्फोराइलेट करते हैं। जब उसका फॉस्फोराइलेशन होगा उसके सी टर्मिनल पर उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आएगा। देन क्या होता है, FU और COS2 जो प्रोटीन होता है, उसके FU और COS2 जो प्रोटीन होता है उसमें फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज हो जाता है। आप देख रहे हैं कितना सारा फॉस्फोराइलेटेड, येलो कलर में फॉस्फोराइलेशन दिखाया गया है। तो जब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है FU और COS2 पर भी, देन क्या होता है कि COS2 जो है एसोसिएटेड रहता है सी टर्मिनल से। आपको दिख भी रहा है COS2 क्या है, एसोसिएटेड है सी टर्मिनल से। अब जो कॉम्प्लेक्स है FU, COS2 एंड CI कॉम्प्लेक्स है, ये डिसोसिएटेड हो जाता है। आपस में कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से डिसोसिएटेड हो जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटेड हो जाएगा, किसे, माइक्रोट्यूब्यूल से डिसोसिएटेड हो जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स आपस में डिस्टरप्ट कर जाएगा तो क्या होता है, CI प्रोटीन को कोई भी फॉस्फोराइलेट करने वाला नहीं है। जब CI प्रोटीन फॉस्फोराइलेट नहीं होगी तो उसका क्लीवेज भी नहीं होगा। जब उसका क्लीवेज नहीं होगा तो वो एज इट इज न्यूक्लियस में जाएगी, और न्यूक्लियस में जाके क्या करेगी, CBP क्या है आपको पता होगा, हम लोग GPCR में CBP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, CREB बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, CBP के साथ बाइंडिंग करेगी और जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी। आई होप आपको हेड्सऑक सिग्नलिंग अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।